लेकिन वो जो लोग आए आज उनसे जरूर थोड़ी बहुत बातचीत होगी जो यहां पर मौजूद हैं। मैं तारुफ भी कराऊंगा, जो लोग यहां पे हैं परिचय करा देता हूं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी आ गए। अजय बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो अजय जी एक अजीब सी बात हुई कि कब शो शुरू हो गया मुझे भी नहीं पता चला, कब से इन्होंने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हालांकि होता यह है कि पाजी जब होते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं, आज किसी ने बताया ही नहीं। दिल से लगे हुए हैं, दिख रहा है कि ये शो आपके दिल से होता है। बहुत बने नहीं, आपको तो हमेशा अच्छा लगा क्योंकि तो आप शो में बहुत शुरू से शरीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मैं पहले कहूंगा कि इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। पहले बाकियों के लिए इसलिए नहीं कहा कि वो लोग आते रहते हैं, लेकिन आज पवन जी पहली बार आ रहे हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पवन जी। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज लोगों ने पूछा कि मुद्दा क्या है, बातचीत क्या है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग लोग उठा रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार है जिसको बीजेपी कह रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आवाज उठा रही है कांग्रेस, कह रही है कि वहां पे एक भवन में आग लग गई, सतपुड़ा भवन में, तो फाइलों की बात कह रही है। और बंगाल है, वहां पे कहा जा रहा है भ्रष्टाचार 4 से 6 लाख नौकरियों के ऊपर। बीजेपी ने आज इस बात को कहा 4 लाख रुपया रेट है, 6 लाख रुपया रेट है नौकरियों का। और जमीन के नौकरी के बदले जमीन का मुद्दा भी आज तमाम जगह। लेकिन भ्रष्टाचार है क्या असल में, यह हम सारे लोग आज इस पर बातचीत करेंगे। और सवाल मेरा यही है कि इससे निपटना और निपटा कैसे जाए, यह मूल सवाल है कि निपटा कैसे जाए। बंगाल में यह कहा गया कि नौकरी अगर लेनी है तो रेट तय है। आज तो प्रधानमंत्री ने 70,000 नौकरियां बांटी, और जब नौकरियां बांटी उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि वहां पे रेट कार्ड है। रेट कार्ड मतलब यह हुआ कि कौन नौकरी कितने की, और हमारे यहां सेफ गार्ड है, यानी हम युवाओं के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में सरकार उठा रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में उठा रही हो, चाहे बंगाल में, और चाहे छत्तीसगढ़ में कहा कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला, तो हर जगह है कहीं ना कहीं। अब बातचीत इसलिए ज्यादा प्रमुख है क्योंकि कर्नाटक के चुनाव बस अभी अभी खत्म हुए हैं, वहां भी एक कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सरकार पलटा खा गई, तो लोगों ने कहा कि नहीं बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है और इसी पे आज बातचीत का तमाम सारे लोग शामिल। सबसे पहले खड़े हुए हैं सूर्या मैथिल जी। हाँ जी, हाँ आ गया हाँ जी। दिल्ली का आप कैसे बोल गए? दिल्ली का याद है मुझे, अच्छा बोला नहीं। अच्छा। देखिए जनता जब हमारे साथ होती तो कुछ चीजें उस पर भी छोड़ी जाती हैं कि जनता भी तो याद दिलाएगी, हम भी तो हाँ जी। केजरीवाल जी से साथ घाट है क्या? ये ना कहते हैं आम आदमी है आप। हाँ जी। मैं तो आम आदमी नहीं हूँ, हाँ। मैं तो खास आदमी हूँ। खास आदमी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार बिट्टू भैया, वही वाले हैं बिट्टू के जिनके, अच्छा बेरोजगार बिट्टू भैया। तो कह रहे हैं कि आपकी केजरीवाल जी से सांठगांठ है। ये सांठगांठ वाला भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जरूर भाव। दिल्ली का भी एक मुद्दा है और वहां पर शराब घोटाला है और 2 लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। राशन कार्ड का भी भ्रष्टाचार है, याद दिलाते जाना, एक एक करके आगे आते जाना। सबसे पहले सूर्या मैथिल मुद्दे के साथ, और जो लोग हाथ उठाएंगे, एक जने आज मिले थे मुझे, कह रहे थे मैं 8 साल से आपके पास आ रहा हूं लेकिन बात नहीं कह पाता, पता नहीं कहां है, अगर हो तो हाथ उठाएं जी, वरना कल मुझे नजर ना आए। जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। और आपने अभी बोला ना कि प्रधानमंत्री जी ने नौकरियां बांटी, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। प्रधानमंत्री जी ने योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक आज दिया है। दूसरी चीज, कितने अच्छे आदमी हैं आप। दूसरी चीज, आपने सेफ कार्ड और रेट कार्ड की बात की। मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा बोले वहां पे रेट कार्ड है 4 लाख रुपया 6 लाख रुपया बंगाल में, हमारे यहाँ सेफ गार्ड है। बिल्कुल, ये सच बात है।
आप देखिए 2014 से पहले ग्रुप डी की जो भर्तियां होती थी वहां पर एक बहुत बड़ा जो नंबर देने का या अपॉइंटमेंट करने का पॉइंट होता था वो था ओरल टेस्ट, इंटरव्यू। वहां सेटिंग का खेल चलता था। भैया 10 लाख रुपया पहुंच गया, हाँ भाई इसका रोल नंबर ओके कर दो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने कहा कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं, मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट्स होंगे ग्रुप डी के अंदर। यदि 200 नौकरियां हैं, 2 लाख लोगों ने भरा है, जो प्रमुख 200 लोग होंगे जिनकी परसेंटेज 200 टॉप लेवल होगी, उनको बाय डिफॉल्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा ठप्पा लगवाने के लिए लोग दौड़ते थे, अरे भैया गजिस्टर्ड अधिकारी का ठप्पा लगवा दो। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आप खुद के गजिस्टर्ड अधिकारी हैं, साइन कीजिए और अपना जो एप्लीकेशन है लगाइए। यदि आपने गलत जानकारी दी तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसे कहते हैं सेफ कार्ड। और 2014 से पहले इंटरव्यू में होता था सूर्या मैथिल जी ने तो पूरा हिसाब किताब भरा। अरोड़ा जी उठ गए, अरोड़ा जी खड़े हो गए। अपने इधर कोई हाथ बताना हो तो बताना, मैं आ जाऊंगा। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी। आज चित्र देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार उन्होंने 70-71 हजार नौकरियां दी, लोगों को नियुक्त किया, उनका धन्यवाद। आज से पहले भी देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, कितनी नौकरियां दी गई, किसी ने अपनी फोटो नहीं खिंचवाई, मार्केटिंग नहीं की। मार्केटिंग के बेटा आज बादशाह, नमन। हिटलर प्रधानमंत्री हमारे हिटलर जिन्होंने ये शब्द गलत, शब्दों को वापस लेंगे अपने, वरना मेरे पास पप्पू, चमचा, कटोरा, पता नहीं क्या क्या है। मैंने पिटारा खोला ना, तो ये बता रहा हूँ मैं इनको बताओ शब्दों का मर्यादा रखेंगे। शब्दों की मर्यादा रखेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं होगी। बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। आराम से सूर्या मैथिल आराम से सूर्या मैथिल बैठिए। प्रधानमंत्री जी के शब्द नहीं सुनूंगा मैं उल्टा सीधे। ये ध्यान रखिए, 140 करोड़ लोगों के वो गर्व है, विश्व के सर्वमान्य नेता है वो। ये शब्द स्वीकार्य नहीं है। ठीक, ये शब्द स्वीकार्य नहीं है। मैं कहता हूं जिस प्रकार से वो शब्द के लिए आप बिल्कुल, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, आप सूर्या मैथिल आप बैठेंगे पहले। सूर्या मैथिल, अरे आपका स्वास्थ्य खराब है, सही लग नहीं रहे। आराम खड़े रहिए। सूर्या मैथिल पहले बैठिए। सूर्या मैथिल बैठिए पहले। सूर्या मैथिल बैठ जाइए आप पहले। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मर्यादा में बोलना है, मर्यादा के इतर मत जाइए। वो शब्द स्वीकार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, आप लीजिए, मैं मान लूंगा बात। लेकिन हिटलर की भांति आप ये शब्द को जो है, नो हिटलर से तुलना नहीं। बिल्कुल मैं भांति भी नहीं, 1 मिनट में भांति भी नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार ट्विटर को लेके जिस प्रकार जैक डॉर्सी ने बोला है, जब किसानों की आंदोलन चल रहा था, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उन्हें बोला गया कि इस पे प्रतिबंध लगा दो, इस पे प्रतिबंध लगा लो। ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका स्वागत है। आप पे CID, CB सारी एजेंसीज हैं, ट्विटर को भी उपदेश दोगे? इतने बुरे दिन आ गए देश के, ये लोकतंत्र की हत्या तो क्या है? राइट, ये ठीक है, पर्सपेक्टिव में रखिए बात। मैं बिल्कुल आपकी बात लेने को तैयार हूं। लिखिए 1 मिनट। मैं नो आप प्रवचन नहीं, अभी 1 मिनट। आम आदमी पार्टी देना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे मुद्दे पे आपने बात रखी है, देश में बात ही नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं दिल्ली का वोटर हूं, दिल्ली का युवा हूं। आज देश में बात होनी चाहिए रोजगार पे, बात होनी चाहिए महंगाई पे, बात होनी चाहिए लोगों की जिंदगी आसान करने पे। लेकिन मुझे लगता है लोग तो कह रहे हैं बात होनी चाहिए 72 हुरों पे। बंगले पे भी तो बात आज देखिए इसकी आज सूर्या मैथिल बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं, इनको रखने दो। ये गुंडागर्दी से सरकार नहीं चलती है। आज देश के युवा जानना चाहते हैं कि देश में जो कहते थे कि 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ है? युवा कहते हैं रोजगार कहाँ है? किसान कहते हैं हमारा हक दो। किसानों को जेल में डालने का बंद करते हैं, किसानों को आवाज दबाने का ये लोग काम करते हैं। जिस राज्य में चुनाव हार जाते हैं, दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई
और चुनाव हारने के बाद चोरों की तरह आधी रात को दस ला के इन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की आवाज को दबा दिया गया। और पूरे देश में बात चलती है, पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है वहां राज्यपाल उपराज्यपाल के माध्यम से, सीबीआई ईडी के माध्यम से उन सरकारों के आवाजों को दबाने का काम करते हैं। जी जी पहले दिल्ली की जनता, दिल्ली की आम आदमी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने चुनाव में वादा किया था कि हम दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो 300 नए कॉलेज बनाएंगे, 300 नए स्कूल बनाएंगे, 700 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे और किसी से समर्थन नहीं लेंगे। बच्चे की कसम खाता हूँ। पहले आप उसको बताइए, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि शीला दीक्षित की फाइल कहाँ गई, कहाँ गई शीला दीक्षित की फाइल? जनता को, दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ बनाते हो। जिन लोगों को कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों के पास घूम रहे हो क्या? भैया हमारा समर्थन ले लो, समर्थन दे दो। आप बताइए कि आप दिल्ली को, जनता को बेवकूफ समझते हैं कि आपको दोबारा जनता समर्थन कर देगी? इनका नाम बताना, मैं इनका नाम इंट्रोडक्शन देना भूल गई है। हमारे डिबेटर हो गए हैं, 4.5 साल से अप्लाई कर रहे थे, अब ये क्वालिफाई हो गए हैं। और ये पहले इन्होंने प्रीलिम्स पास किया, उसके बाद मेंस लिखा, मेंस में जब हो गए उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद ये क्वालिफाई कर गए हैं। लिहाजा इनका नाम है नवल ऑटोवाला जी, जनाबे आली। ये मेरा दिल खुश हो गया कि किसी ने स्कूल की बात करी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी का कि राजनीति के इतिहास में कोई पार्टी स्कूल अस्पताल में बात ही नहीं करती थी। पहली बार ऐसा मौका आया कि अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया कि स्कूल में बात करिए। मैं आंकड़े बताता हूं आपको, मैं राजनीतिक बातें नहीं करता, मैं युवा हूं, मैं आंकड़ों देखिए स्कूल पे बात होगी। देखिए मैं यही काम करता हूँ, रेशा निकाल के और अंदर का फालूदा देता हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जिनसे आपने कहा था कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, उनसे गले क्यों मिल रहे हैं आप? पहला सवाल ये था। देखिए आपने स्कूल की बात करी, मैं बात पूरी कर देता हूं। मैं आंकड़े बताता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 18 देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, एक बार कोशिश करी जाती है कि सवाल के जवाब पे आए, अगर वो नहीं तो ये मान लिया जाता है कि जो प्रवक्ता है वो अपने हिसाब से जवाब देना चाहता है, इसलिए उसके साथ देना चाहिए। नहीं, आपकी 2 बातें जवाब दूंगा मैं। पहली बात तो मैं आंकड़े बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए स्कूल बनाए, 700 से ज्यादा स्कूल बनाए, दिल्ली के लोग गवाए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर आधिकारिक तौर पे कहा कि 60,000 सरकारी स्कूल संसद के अंदर का इन लोगों ने बंद कर दिए। यही उदाहरण था कि प्रधानमंत्री को गुजरात में नकली स्कूल के अंदर फोटो खिंचानी पड़ी थी। आपने पार्टी की बात करी, आज देश में तानाशाही का शासन चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद अध्यादेश ला के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचल के ये गुंडागर्दी कर रही है, उस तरह से आज देश की सारी पार्टियों को इकट्ठा आने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, तो सारी लाइक माइंडेड पार्टियां जो देश से प्यार करती हैं उनको सबको इकट्ठा आने की जरूरत है, क्योंकि गुंडागर्दी का एक सवाल बनता है कि लाइक माइंडेड सारी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, तो गांधी ने तो ये कहा था, आपकी तो पार्टी गांधी को मानती है ना, तो गांधी ने ये कहा था कि माध्यम जो है वो भी शुचिता का होना चाहिए, मीडियम शुड बी पास। तो फिर वो क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे, आप परेशान मत होइएगा। जी लो बीजेपी 700 स्कूलों की बात की है। अरे कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। 700 अरे इन्होंने गलती कर दी। देखिए लो सर एक कविता कहाँ से आ गए कवि जी? MP भोपाल से हूँ। अरे आ जाओ पास आ जाओ, सुनाओ जल्दी। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया है, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया है। पहले तेरा बेटा दिवाली और ईद में तेरे घर की रौनक हुआ करता था, पर चंद सिक्कों के खातिर तुझे छोड़ गया। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया। अब एक लाइन इन नेताओं के नाम, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया। पहले नेता देश के लिए सब कुछ नौछावर कर दिया करता था, अब तेरा सब कुछ छीन लेता है। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख माँ पहले देश के युवा में उनका लहू खून बन के दौड़ा करता था। देख माँ पहले देश के युवा में उनका खून गर्म लहू बन के दौड़ा करता था, अब शराब दौड़ती है। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया, देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया। देख माँ पहले देश की बेटियों को प्यार और स्नेह की नजर से देखा जाता था, पहले देश की बेटियों को प्यार और स्नेह की नजर से देखा जाता था, अब हर नजर में हवस नजर आती है। देख माँ हिंदुस्तान कितना बदल गया।
देख मत हिंदुस्तान कितना बदल गया। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। बिहार में कहां से? बेगूसराय से। बेगूसराय से। क्या नाम है आपका? संजीव राय। संजीव जी, क्या काम करते हैं आप? हम मिस्त्री का काम करते मिस्त्री का काम, राजमिस्त्री हैं। है? जी सर। अच्छा, बहुत है। बिहार के राजमिस्त्रियों से तो मैं एक फलांग दूर खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो जवाब जो देते हैं जबरदस्त देते हैं। शिक्षा तो दे दीजिए, बाकी सब छीन लेंगे हम। क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर? ऐसे इधर इन्होंने कोई पानी वानी पूछा था कि नहीं? पूरा पानी पिया था? एक बोतल और दो। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन कम टू कांग्रेस। मजबूत राष्ट्र की नींव रखनी है तो नियत का साफ रखना, इरादे का नेक रखना और कुछ कर गुजरने का इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। अब आप देखिए कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से छटपटा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी अपने तन मन धन न्यौछावर कर रहे हैं। और आज तक इन 9 सालों में किसी ने सुना मोदी जी के ऊपर करप्शन? किसी ने सुना कि किसी भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर को जेल में डाला हो और कोर्ट कहता हो कि हम बेल नहीं देंगे? कांग्रेस खुद बेल पे बाहर, अरविंद केजरीवाल जी के खुद के मिनिस्टर जेल के अंदर, और आज ये बातें कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल जिनके साथ इनका आंकड़ा था, आज ये किस तरीके के उनके साथ में जय हो कर रहे हैं। अरे आप जवाब दीजिए ना, आपकी नीयत इतनी साफ है। जब दुनिया पूछती है आपसे, हाँ जी अरविंद काल जी क्या क्या काम किया आपने, तो आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। आप रामलीला मैदान पे खड़े होके अपने लिए वाही करवाते हैं और कहते हैं 140 करोड़ 140 करोड़। और पता है उन 40 करोड़ों में 3-4 स्टेट्स के नाम देते, उसमें इनके 40 करोड़ 140 करोड़ पूरे हो गए। अरे आप बताइए तो सही कि आपने क्या किया, आपने आज तक जनता के लिए क्या किया। लोकतंत्र का बहाना दे देकर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आ गए, और आज लोकतंत्र के बहाने के अंदर ये जब जीत जाते हैं तो लोकतंत्र नजर आने लगता है, और जब लोकतंत्र गायब हो जाता है, जब ये हार जाते हैं और सड़कों पे उतर आते हैं और बात करने लगते हैं। अरे करप्टेड है ये लोग खुद। इनके पूछिए कि इनके बच्चों को स्कूल देने के बजाय भाजपा खड़ी थी रास्ते पे। जी ठीक है। भाजपा ने एमसीडी के अंदर घुस के लोगों के इनके बनाए हुए पिंक बूथ बंद कराए। इनसे पूछिए। ठीक है जी, मैं पूछूंगा। जब आप छोड़ेंगे तभी तो इनसे पूछूंगा जी। देखिए, इन्होंने करप्शन की बात की। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सबसे करप्ट पार्टी है। मैं क्यों कह रहा हूं? सीबीआई और ईडी का कन्विक्शन रेट संसद के अंदर इन्होंने बताया कि संसद के अंदर 0.5% कन्विक्शन रेट ईडी का है। इसका मतलब यह है कि 200 में से 199 केस फर्जी होते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने घोटाले कर रही है। 10-10.5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए। उससे सरकारी स्कूल बनने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पवन जी। पवन जी, मैं आप इधर आइए। पवन जी मेरे पास आइए, इधर आइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लिया कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, आपके पास तर्क हैं, आपके पास आंकड़े, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे ये बताइए कि न्यायालय में आप जमानत क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये इसका जवाब दीजिए मुझे। आपने बड़ी अच्छी बात की। ये तो उस गुंडागर्दी की पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट मैं जो सवाल देखिए पवन जी, पहले मैंने पूछा कि भ्रष्टाचारियों को गले क्यों लगा रहे हैं, उसमें तो आपने जवाब नहीं। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि 2 साल में जमानत क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आपके 2 सवाल हैं। मैं दूसरा तो छोड़ दिया, आपने जवाब नहीं, पहले का जवाब दीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा। पहली बात तो ये है आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 40 से ज्यादा नेताओं पे केस करवा लिए। सीबीआई ईडी की तमाम रेड करवा ली इन लोगों ने, पूरी फाइलों की जांच करवा ली, एक पैसे का सबूत नहीं मिला। दूसरी बात, जमानत क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट की बात की आपने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार दिल्ली सरकार। मैंने कहा जमानत क्यों नहीं हुई? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चल दिया। मैंने पूछा जमानत क्यों नहीं हुई? वो तो इनसे पूछे ना, सबूत क्या मिला? क्या हुआ? क्या हुआ सर? इतना टाइम। एक मिनट पवन जी, मैथिल नहीं, मैथिल दिस इज नॉट द वे। मैथिल दिस इज नॉट द वे। मैथिल दिस इज नॉट द वे। मैथिल आप प्लीज बैठिए। जी जनाब, क्या हुआ? सर ये तो है, इतना टाइम इन्होंने इतना किया है तो ये इतना जल्दी जमानत क्यों नहीं मिल रहा है? इससे क्यों, कुछ तो दाल में काला है। आज का मुद्दा भ्रष्टाचार पे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि हम सेफ गार्ड करते हैं। वो रेड कार्ड है उनके पास,
4 से 6 लाख रुपए में नौकरियों की बात कर रहे थे। हालांकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के अंदर सवाल पूछ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही कि आग कैसे लग गई, और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से बीजेपी सवाल पूछ रही है। बंगाल में वो समय आ गया, तुम वहां खड़े थे, बदल गया, मैं आ रहा हूं जी। सही कहा आपने, प्रधानमंत्री जी भी बहुत सही बोला है उन्होंने, वाकई सेफ गार्ड हैं वो। भाई खड़े रहो, मैं आ रहा हूं, ज्यादा होशियार न बनूं जी। वाकई सेफ गार्ड हैं वो, हाँ। और सेव कर रहे हैं वो। देखिए ना, अपने सबसे करीबी मित्र का 20,000 करोड़ रुपए का जो ऑफशोर कंपनी से आया, अडानी जी का पैसा कहां आया, कैसे लगा, ड्रोन जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर लगा, उसको भी सेव कर दिया। कितने प्यार से सेव वो करते हैं। अपने बड़े बड़े 10 पूंजीपतियों का जो इस देश में जिस तरह से संपत्ति बढ़ी है, आय की असमानता बढ़ी है, उसको उन्होंने सेव किया है, तभी इतनी गुनी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आग्रह करूंगा बाकी पैनलिस्ट से, जहां तक बात आपने कही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन कहां खड़ा है। 2013 में लोकायुक्त और लोकपाल दोनों विधेयक पार्लियामेंट के दोनों सदन में पास हमने कराया था। उसकी संस्तुति लागू करने में 2016 और 2019 में जाकर लोकपाल का एक व्यक्ति आया है, जिसको कोई नहीं जानता कि इस देश का लोकपाल कौन है। आप बताइए, लोकायुक्त की बात, अरविंद केजरीवाल जी भी महान है भाई, उनकी तो मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा था पूरे देश में भ्रष्टाचारी ही रहते हैं, और हुआ क्या, एक भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल में अपने समय में रखा होता तो मैं मानता कि हाँ वो ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री जी भी जब जब चुनाव आएगा भ्रष्टाचारियों के बारे में एक लंबी फहरिस्त गिनाएंगे। उनके राज्य में कोई 5, 2, 4 जो राष्ट्रीय। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 23 तारीख को जो रैली होगी वहां पे पटना में, तो वहां नहीं, मैं पूछ रहा हूं, तो कैसे, नहीं भ्रष्टाचार का है तो भ्रष्टाचार से मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा? हाँ, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जब भाजपा का गुणगान गाते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती। वो मुद्दा विपक्ष का एक कहीं ना कहीं एक जगह महागठबंधन का है, उस पर अभी विचार होगा जी। बोलो जल्दी बोलो साहब। देखो, नेता नगरी से कोई मेरा लेन देन नहीं है। मेरे को सिर्फ आप ये बताओ कि छोटे बाल आर्मी के क्यों होते हैं? छोटे बाल अभी बताएंगे, तो ब्रेक होएगा ना, उसके बाद बताएंगे कि छोटा इधर से है उधर से करेंगे, जब बताता हूँ। अभी आया जी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, नशेड़ी, और ये गलती बताएं किसकी है? हमारी, आपकी और जनता की, जो बगल में खड़े होकर इसको बर्दाश्त करते हैं। ये सिर्फ नेता नहीं, ये सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि आदमी को ठीक किया जाए, या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि आदमियों को ठीक किया जाए, या सिर्फ पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं कि वही सवाल पूछेगा। अरे बगल में आपके शराबी खड़ा है और बर्दाश्त आप कैसे कर रहे? पहले यहां खड़ा था, वो वहां खड़ा गया, निकालिए इसको बाहर, आता हूं भी जी। देखिए, इस देश की जनता ने अपने प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दी है, पूरा, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता के खिलाफ कोई विदेशी शक्ति एक्शन ले, ट्विटर एक्शन ले, सरकार बोलेगी ट्विटर को, सरकार के पास क्या दंड देने का अधिकार कम है? अगर जो लोग देश के विरोध में लिख रहे थे उसको दंड देने का काम मोदी सरकार को करना चाहिए था कि वो ट्विटर को लिखेगा कि मैं इसी मुद्दे पर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आता हूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बीच उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गए। यही नहीं, तनाव के बीच कई दुकानदारों ने पलायन का फैसला किया और अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत और इन प्रदर्शनों की वजह 26 मई की घटना को माना जा रहा है, क्योंकि एक खास समुदाय पर नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हम प्रतिबद्ध है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है। इस बीच ओवैसी ने महापंचायत रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने की मांग की। उत्तराखंड में कथित तौर पर लव जिहाद के मामला आने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिले के डोईवाला में एक वाकया सामने आया।
जिसमें हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के सामने एक आरोपी को घेर कर मारने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस वालों ने किसी तरह बचाया और थाने में लेकर गए। हिंदू संगठनों ने जो अलग अलग शिकायत पुलिस में दी है, उसके मुताबिक आसिफ मिनान नाम का लड़का लड़कियों को नशे की लत लगाता था और उन पर धर्म बदलने के लिए आरोप लगाता था। हालांकि अभी तक पीड़ित सामने नहीं आई है। जिस महिला के बारे में बात कही जा रही है वो अभी तो पिक्चर सामने नहीं आया। नाम उसका संज्ञान में आ रहा है कि नाम फलाने है, लेकिन सामने नहीं आई है। उसके सामने आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लड़के पर आरोप लगाया गया कि वो किसी तरह से लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की, उसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गई। उस लड़की ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम का लड़का 5 साल से अपना नाम अमित बताकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि यूसुफ ने अपना नाम छिपाया था, उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने यूसुफ का विरोध किया तो वो धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। मैं शादी नहीं करूंगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूंगा। बाद में परेशान होकर लड़की ने पुलिस के पास जाकर यूसुफ के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम करवाएगी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि अमित नाम बताकर साथ रह रहा यूसुफ शादी की बात करते ही धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। उधर लव जिहाद के मामलों को लेकर के हो रही सियासत में अब संत भी कूद पड़े और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी के निर्देश पर ही लव जिहाद हो रहा है। उन्हीं के निर्देशों पर ये लव जिहाद होता है। ये सामान लड़कों के देन नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों के जितने नेता हैं उनकी देन है। ओवैसी ऐसे जितने लोग हैं। ये प्रतिक्रिया ओवैसी के उस बयान पर आई है जिसमें वो लव जिहाद को एक सियासी और मुसलमानों को बदनाम करने वाली साजिश बता रहे हैं। हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे का ये वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया और अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे की जमीन पर बनी मजार को हटाने पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। भारी विरोध के बीच रेलवे के अधिकारियों और पुलिस फोर्स को लौटना पड़ा। रेलवे का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई, जिसे हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम बरेली के इज्जत नगर इलाके की उस जमीन पर पहुंची जिस पर अवैध मजार बनाए जाने का आरोप है। लेकिन वहां पर सैकड़ों लोग कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई, लेकिन भारी विरोध की वजह से मजार को नहीं हटाया जा सका और पुलिस को लौटना पड़ा। रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगली बार प्रशासन मजार को हटाने के लिए बरेली के मौलानाओं की मदद लेगा, जिससे कार्रवाई के दौरान माहौल खराब न हो। और मध्य प्रदेश के शहडोल में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों को पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया, जो बुढ़ार थाना के हड़ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने आदिवासियों को एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए बुलाया। लेकिन आरोप है कि हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में बुलाया गया था। आरोप यह कि आदिवासियों को बीमारी ठीक हो जाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। किसी को बताया गया जिसके अन्य समस्याएं थी कि आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, बशर्ते आपको जो उनका धर्म है उस धर्म से आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और आईपीसी की धारा 294, 506, 109 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी आदिवासी बहुल्य जिले शहडोल में धर्मांतरण के 50 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। इसके लिए एक दिन पहले ही नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को एक नोटिस भी भेजा। स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब दमोह नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में स्कूल परिसर में बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाया गया और स्कूल प्रबंधन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण को जमींदोज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कोई भी फिरका परस्त ताकत होगी, माफिया होगा तो बुलडोजर चलता ही है उनका। ये नोटिस रश्के जहां नाम की महिला के नाम से भेजा गया, क्योंकि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसका मालिकाना हक रश्के जहां के पास है। रश्के जहां के पति राशिद खान गंगा जमुना स्कूल के बोर्ड मेंबरों में एक हैं और जब से पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो फरार है। छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के आरोप में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
जिन पर स्कूल में आने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अख्तर और स्कूल के चौकीदार रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 लोगों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया। बाकी जैसे जैसे साक्ष्य आता जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि वो इस मामले में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर प्रयागराज के पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जो कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर लागू होगा। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा नियमों का एक बोर्ड मंदिर के बाहर लगा दिया है, जिस पर लिखा है महिलाएं भड़कीले और छोटे कपड़े पहनकर न आएं और पूरा शरीर ढककर मंदिर में प्रवेश करें। पुरुषों के लिए पोशाक तय की गई है। पुरुष हैं वो पैंट शर्ट पहनते थे, अब वो भी हाफ पैंट पहनने लगे हैं। जो जीन्स आ रहे हैं वो कटे पिटे पहनने लगे हैं। मंदिर में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु भी इसे सही मान रहे हैं। नहीं आना चाहिए उन लोगों को पहन के, ऐसा जाना है तो कहीं और जाए, लेकिन मंदिर में तो नहीं आए। ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है, और बल्कि मैं कहूँगा सभी मंदिरों में ऐसा होना चाहिए। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में मंदिर परिसर में सेल्फी लेने और फोटो खींचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों पर 2 मुस्लिम महिलाओं के सिर को कलम करने की धमकी देने का आरोप लग रहा है। धमकी देने का वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें 3 लोगों ने 2 मुस्लिम महिलाओं को बीच सड़क पर रोका और सिर कलम करने की धमकी दी, क्योंकि उन महिलाओं को वाइन शॉप से बियर खरीदने पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से तीनों आरोपियों ने सड़क पर इन मुस्लिम महिलाओं को रोककर इनका वीडियो बनाया और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद महिलाओं को धमकाते हुए बनाया गया ये वीडियो वायरल कर दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला को कुछ लोग सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। रोजगार मेले में 70,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। पहले नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। करीब 20 सेकंड तक भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत। कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक 5.4 की तीव्रता से हिली धरती। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप का केंद्र। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के खतरे के बीच जोरों पर राहत बचाव तैयारियां। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। 70 ट्रेनें रद्द। आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्री ने की बैठक। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अचानक उमरिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने की खबर लोगों तक पहुंच गई, जिसके बाद उनसे मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को कटनी के हरिहर तीर्थ जाना था, लेकिन वहां हवाई पट्टी नहीं होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उमरिया एयर स्ट्रिप पर उतारा गया, जिसकी खबर लोगों तक पहुंच गई, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो लोगों से मिल नहीं पाए। इसके बाद पुलिस और धीरेन्द्र शास्त्री के नजदीकी लोगों ने किसी तरह उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर कटनी से हरिहर तीर्थ के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद मामले में होने वाली महापंचायत से पहले प्रदर्शन तेज हो गए। उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन होने लगे। विवाद बढ़ने के बाद लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। और इस बीच उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गए। यही नहीं, तनाव के बीच कई दुकानदारों ने पलायन का फैसला किया और अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत और इन प्रदर्शनों की वजह 26 मई की घटना को माना जा रहा है, क्योंकि एक खास समुदाय पर नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हम प्रतिबद्ध थे। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है। इस बीच ओवैसी ने महापंचायत रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने की मांग की। उत्तराखंड में कथित तौर पर लव जिहाद के मामला आने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिले के डोईवाला में एक वाकया सामने आया, जिसमें हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के सामने एक आरोपी को घेर कर मारने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस वालों ने किसी तरह बचाया और थाने में लेकर गए। हिंदू संगठनों ने जो अलग अलग शिकायत पुलिस में दी है, उसके मुताबिक आसिफ मनान नाम का लड़का लड़कियों को नशे की लत लगाता था और उन पर धर्म बदलने के लिए आरोप लगाता था। हालांकि अभी तक पीड़ित सामने नहीं आई है। जिस महिला के बारे में बात कही जा रही है वो अभी तो पिक्चर सामने नहीं आया। नाम उसका संज्ञान में आ रहा है कि नाम फलाने है, लेकिन सामने नहीं आई है। उसके सामने आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लड़के पर आरोप लगाया गया कि वो किसी तरह से लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था।
यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की, उसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गई। उस लड़की ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम का लड़का 5 साल से अपना नाम अमित बताकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि यूसुफ ने अपना नाम छिपाया था, उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने यूसुफ का विरोध किया तो वो धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। मैं शादी नहीं करूंगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूंगा। बाद में परेशान होकर लड़की ने पुलिस के पास जाकर यूसुफ के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम करवाएगी। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि अमित नाम बताकर साथ रह रहा यूसुफ शादी की बात करते ही धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। उधर लव जिहाद के मामलों को लेकर के हो रही सियासत में अब संत भी कूद पड़े और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी के निर्देश पर ही लव जिहाद हो रहा है। उन्हीं के निर्देशों पर ये लव जिहाद होता है। ये सामान लड़कों के देन नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों के जितने नेता हैं उनकी देन है। ओवैसी ऐसे जितने लोग हैं। ये प्रतिक्रिया ओवैसी के उस बयान पर आई है जिसमें वो लव जिहाद को एक सियासी और मुसलमानों को बदनाम करने वाली साजिश बता रहे हैं। हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे का ये वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया और अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे की जमीन पर बनी मजार को हटाने पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। भारी विरोध के बीच रेलवे के अधिकारियों और पुलिस फोर्स को लौटना पड़ा। रेलवे का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई, जिसे हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम बरेली के इज्जत नगर इलाके की उस जमीन पर पहुंची जिस पर अवैध मजार बनाए जाने का आरोप है। लेकिन वहां पर सैकड़ों लोग कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई, लेकिन भारी विरोध की वजह से मजार को नहीं हटाया जा सका और पुलिस को लौटना पड़ा। रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगली बार प्रशासन मजार को हटाने के लिए बरेली के मौलानाओं की मदद लेगा, जिससे कार्रवाई के दौरान माहौल खराब न हो। और मध्य प्रदेश के शहडोल में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों को पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया, जो बुढ़ार थाना के हड़ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने आदिवासियों को एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए बुलाया। लेकिन आरोप है कि हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में बुलाया गया था। आरोप यह कि आदिवासियों को बीमारी ठीक हो जाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। किसी को बताया गया जिसके अन्य समस्याएं थी कि आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, बशर्ते आपको जो उनका धर्म है उस धर्म से आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और आईपीसी की धारा 294, 506, 109 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी आदिवासी बहुल्य जिले शहडोल में धर्मांतरण के 50 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। इसके लिए एक दिन पहले ही नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को एक नोटिस भी भेजा। स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब दमोह नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में स्कूल परिसर में बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाया गया और स्कूल प्रबंधन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण को जमींदोज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कोई भी फिरका परस्त ताकत होगी, माफिया होगा तो बुलडोजर चलता ही है उनका। ये नोटिस रश्के जहां नाम की महिला के नाम से भेजा गया, क्योंकि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसका मालिकाना हक रश्के जहां के पास है। रश्के जहां के पति राशिद खान गंगा जमुना स्कूल के बोर्ड मेंबरों में एक हैं और जब से पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो फरार है। छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के आरोप में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर स्कूल में आने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अख्तर और स्कूल के चौकीदार रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 लोगों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाकी जैसे जैसे साक्ष्य आता जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि वो इस मामले में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर प्रयागराज के पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जो कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर लागू होगा।
मंदिर प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा नियमों का एक बोर्ड मंदिर के बाहर लगा दिया है, जिस पर लिखा है महिलाएं भड़कीले और छोटे कपड़े पहनकर न आएं और पूरा शरीर ढककर मंदिर में प्रवेश करें। पुरुष निवसड़ा चंबे जाना जरूर है। शिमले निवसड़ा कसौली निवसड़ा, शिमले निवसड़ा कसौली निवसड़ा चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले निराहे चंबा कितनी लैया मुहब्बता दूर दराजे, लैया मुहब्बता दूर दराजे अखियां से होया कसूर है। माए नी मेरी शिमले निराहे चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। क्या बात है, सच में मुझे चंबा ही याद आ गया और चंबा में किया हुआ शो भी याद आ गया। और जैसे ही आपने चंबा गाया, यहाँ पे थोड़े सब देखा मैंने कि पीपल के पेड़ जो यहाँ पे लगे हुए थोड़े हिलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शिद्दत के साथ और मोहब्बत के साथ जो चीज कही जाए या करी जाए उसमें असर जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जरूर जरूर मैं आऊंगा, आपके पास आएंगे। कई लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, बात कहना चाह रहे हैं अपनी, जो प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। जी मैं जरूर आऊंगा। भ्रष्टाचार पे मुद्दे पे बात हो रही थी और भ्रष्टाचार ये कि राजस्थान में सवाल है भ्रष्टाचार के, उनकी पार्टी के ही अंदर हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, वहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूछे जा रहे हैं तो बंगाल में भी पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे और भ्रष्टाचार के सवाल पे कैसे खड़े होना चाहिए, ये तमाम सवाल। किसी ने कहा कि आपने सारे प्रदेशों के नाम ले लिए, सारी जगहों के नाम ले लिए, दिल्ली को बार बार क्यों छोड़ देते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, दिल्ली में भी सवाल पूछा जाना चाहिए और इसलिए पूछा जाना चाहिए जिनके 2 मंत्री जेल में हो और भ्रष्टाचार शराब कांड जी बिल्कुल हो, वहां भी सवाल बनता है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सारे सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा। जी आपके पास जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात हो रही है और यहाँ पे तमाम पार्टियां हैं। देखिए जीप घोटाला किस प्रधानमंत्री के राजकाल में हुआ था और माँ बेटे की संपत्ति 50 लाख रुपए चुका के 2000 करोड़ कैसे हो गई? राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी क्या व्यवसाय करती हैं जो 2000 करोड़ की संपत्ति की मालिक हो गई? नेशनल हेराल्ड केस पे अभी वो बेल पे हैं, ये सबको भारतवासी को पता होना चाहिए और सबको पता है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे कि ईमानदारी का चोगा पहन के, और उनके पास इतनी मोटी फाइलें होती थी, वो फाइल अब गायब है। और जो भ्रष्टाचारी है, जो एक राजनेता माननीय लालू जी को सजा हुई थी लेकिन बीमारी का बहाना बना के जेल से बाहर है और उसके साथ हाथ मिला के कह रहे हैं। अब बताइए प्रतीक जी कि ये अध्यादेश जो आया या जो दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या उसमें शीला दीक्षित जी ने काम नहीं किया, मनन लाल खुराना जी ने काम नहीं किया? तो अरविंद केजरीवाल को इतनी परेशानी क्यों? लोगों ने सवाल पूछा कि एकदम से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शो करने का क्या मकसद है। दरअसल ये कि प्रधानमंत्री ने आज 70,000 नौकरियों के प्रपत्र सौंपे और उसमें उन्होंने एक बात कही कि हम जो हैं कहीं कहीं एक जो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, मैं मिस कर रहा हूं जी,
नहीं, सेफ गार्ड, मैं तो सेफ गार्ड करता हूं युवाओं के, और कहीं कहीं चलता है रेड कार्ड। तो रेड कार्ड और सेफ कार्ड की बात उन्होंने कही कि कहीं पे 4 लाख से 6 लाख रुपए तक की नौकरियों के रेट तय होते हैं, कहीं जमीन का होता है घोटाला, जमीन मतलब नौकरी के बदले जमीन। तो ये मामला है। हम एज अ पार्टी बीजेपी इस बात के लिए खड़ी है कि युवाओं के हित की रक्षा करेंगे। मैं 1 by 1 उसके बाद आता हूं जी। एक वेरी क्विक धन्यवाद आपके पास। दर्द शुरू कहां से करूं, पूरा शरीर है छलनी सा। दर्द शुरू कहां से करूं, पूरा शरीर है छलनी सा। बयां करूं तो कहां से करूं, ऊपर से या नीचे से। क्या बात है, कहां से आना हुआ आपका? आज के देश आना कहां से हुआ? आज के देश के प्रधानमंत्री नेहरू बनना चाहते हैं। क्या बात है भाई, 18 रुपए आटा था, हम 42 रुपए आटा खरीद रहे हैं। हम 70 रुपए तेल बेचा करते थे, आज हम 125 के पार हो गए। क्या हो रहा है इस देश में? बेरोजगारी पर बात करो भाई, सिंगौल पर बात मत करो, साधुओं को बुला करके स्वागत मत करो। ये युवा महिला सड़क, देखिए बात करते रहिए ना, सड़क पे झेल रही थी। सबको देखिए, सबको बोलने का हक है। कहा गया है कि करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ ऐसा कि कदमों का निशान रह जाए। क्या बात, आना कहां से हुआ गुरुजी? भैया पटना। पटना, वो तो हम समझ गए थे। पटना में 23 तारीख को गठबंधन भी महागठबंधन, रुको भाई 23 तारीख को तमाम सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। और नहीं, ऐसा नहीं बोलने का सबको हक है और बराबर, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का मजा है। जी जनाब। सर मैं तो फिर आप इन्हीं के लिए आया हूँ जो आपने कल। बहुत अच्छा, ये आ गया इसका ना एक रुकिए जी जनाब। प्रतीक जी, बिल्कुल संतुलन बनाते हुए बात करूंगा। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी की बात नहीं करता, मैं महंगाई की बात नहीं करता। आज मैं प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं। लेकिन अभी एक साथी ने गाना गाया था हिंदुस्तान के बारे में, प्रतीक जी हिंदुस्तान के बारे में गाना गाया था, और बेटियों का। जब बेटों की बात कर रहे थे तो सीने में दर्द उठा। कुलदीप सेंगर याद आ गया, कुलदीप सेंगर। अरे नेताओं की बात हो रही थी कि बेटियों से क्या करते हैं, मुझे कुलदीप सेंगर, मेरे कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। कुलदीप सेंगर की शक्ल सामने आ गई जब बेटी की बात की। आज मैं कुलदीप सेंगर की बात करूंगा, किसानों की बात। लखीमपुर खीरी किसानों को मंत्री के बेटे ने नीचे रोक दिया। ये लोकतंत्र है। जी 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 जी। आप कह रहे हैं कि बेटी के लिए राजस्थान भूल गए आप? राजस्थान में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? केरला रेप स्टोरी पे कांग्रेस पार्टी का नेता फारूक चिश्ती ने 100 हिंदू लड़कियों के साथ क्या किया? 100 हिंदू लड़कियों के साथ? आपकी पार्टी की सरकार थी, आप जो वहां के मालिक, क्यों हिंदू लड़कियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? अब बताइए, उसका सवाल दीजिए जवाब। आराम से आराम से अरे आराम तो ये मैंने आपको, अगर एक मिनट रुकिए पवन जी पवन जी आराम से। ये रैली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और मैथिल जी, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, उनको तो मैं बता रहा हूं, पहली बार शो में आए और आप रोज शो में आते हैं, प्लीज। नहीं, आम आदमी पार्टी पीछे जाएगी, वहां जाएंगे, वहीं खड़े होंगे। मैं आपको वार्निंग दूंगा, इनको मैं बताऊंगा, आपको वार्निंग है, प्लीज हल्ला नहीं मचाएंगे। 1 by 1 जी, आम आदमी पार्टी को दें, उसके बाद तो जी। देखिए, मुझे लगता है कि देश को युवा देख रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार डरी हुई सरकार आई है। अगर हमारी देश की बेटियां न्याय मांगती है जंतर मंतर पे, उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसान अपना हक मांगते हैं, आवाज दबा दी जाती है। ट्विटर को बोल के उनके ट्वीट दबा दिए जाते हैं। देश का युवा कहता है कि रोजगार दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 करोड़ रोजगार देंगे, उनकी आवाज दबा देते हैं। अगर देश की महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई बढ़ गई, आसमान पहुंच गई महंगाई पे लगाम लगाओ, उनकी आवाज दबा देते हैं। प्रधानमंत्री के पास में कोई जवाब नहीं है गुंडागर्दी करने के अलावा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को कुचल दिया इन लोगों ने। जी बस सुन लिया, वो रिपीट कर दिया आपने, वो रिपीट कर रहे हैं आप अध्यादेश को। आप देखिए, एक मन का होता है, ये मन का जानते हैं, मन का बीट। सुनिए पवन जी समझने की कोशिश करिए। ये शिक्षा का स्कूल भी है, यहाँ पे शिक्षा भी होती है। मन का एक होता है, जैसे एक मन का लेके चले कि बात को घुमा के अध्यादेश पर लाना है।
बात अगर मान लीजिए कहीं भी किसी मुद्दे पे हो, घुमा के मन का डाल दे, मन का फिर वही वाला मन का, तो बात पे अध्यादेश में लाना, तो कैसे खूबसूरती से पिरोया जाए, ये एक प्रवक्ता की आर्ट भी है। आपने पिरोया, बहुत बहुत बढ़िया। वही खड़े होंगे उसी जगह, नहीं बोलेंगे तो मेरा फिर मन का डालेंगे। देखिए, महंगाई चिल्ला रहे हैं भैया। दिल्ली के अंदर यदि इतना ही आपके पास में परेशानी है तो आपने अभी पंजाब में रेट बढ़ाए थे, दिल्ली के अंदर आपने वेट बढ़ा रखा है। इतनी परेशानी है, जिस तरह एक से पे एक पौवा फ्री दे रहे थे, 1 लीटर पे 1 लीटर पेट्रोल फ्री दे देते, 1 सिलेंडर पे 1 सिलेंडर पेट्रोल फ्री दे देते, नहीं देंगे। लेकिन महंगाई चिल्लाएंगे। इनसे पूछिए, क्या इनके मुख्यमंत्री जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए सहमत हैं? इनसे पूछ लीजिए। 15 लाख आपको मिले कि नहीं मिले? जी आया जी। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? हम तो जौनपुर से आ रहे हैं। जौनपुर से। कितना हल्ला मचाते हैं भाई जी। हाँ सर, मुद्दा भ्रष्टाचार का है। देखिए, इन लोग किस चीज कहाँ मुद्दा ले जा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, पत्रकारिता किस नंबर पर है? 2014 में जो पत्रकारिता का भ्रष्टाचार में इंडेक्स है, वो किस नंबर पर था? पत्रकारिता में भ्रष्टाचार सर, अगर 121 161 होता है तो इसको क्या कहेंगे सर? आप भ्रष्टाचार कहेंगे? बिका हुआ पत्रकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर वो पत्रकारिता भ्रष्टाचार पे न डिस्कशन, आप सर आपके यहाँ स्लाइड पे नौकरी पेशा कुछ लिखा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जो नौकरी और रोजगार देने वाले लोग कहाँ हैं? 2014 में किस बात पर आए थे? भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो मुद्दा चल रहा है। क्या बदला है 10 सालों में? क्या बदला है 10 सालों में? अच्छा सवाल है, पूछा जाना चाहिए, और पत्रकारिता में भी जरूर पूछा जाना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। पत्रकारिता में भी जरूर पूछा जाना चाहिए। भाई देखिए, आपकी माला जो है, मैं आपकी माला पहन के क्या करूंगा बताइए? जो नेताओं ने किया, फर्स्ट बार 2 ही इस क्षेत्र में, इस धरती में 2 आदमी ने काम किया। एक आपने, अरे मोदी साहब ने, जो आपने एक आम आदमी को कल डिबेट में बैठाया, ऑटो वालों को। देखिए मैं आपको माला पहना दूं, मुझे माला पहना दूं। एक आदमी माला पहनाता है, ठीक है, एक आदमी माला पहनाता है, एक बगल का खड़ा वो आदमी पूछता है कि पत्रकार भ्रष्टाचारी है। पत्रकार जो है, भाई मैं सुनिए, बात तो करने दीजिए। ये शख्स क्या झूठ बोल रहा? नहीं झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलेगा? ये कह रहा है कि गोदी मीडिया है, मीडिया वो भ्रष्टाचार के सवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं पूछती, नौकरी पे सवाल क्यों नहीं पूछती, बढ़ती महंगाई पे सवाल क्यों नहीं पूछती। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारी बात को मैं सही मानता हूं, पूछना चाहिए। ये समय है मुद्दों पे खड़े होने का और मुद्दों के साथ खड़े होने का। ये वक्त 72 हूरों का नहीं है। ये वक्त 72 हूरों के बारे में जानने का नहीं है। अरे जब मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा मुझे, और तभी हम स्वर्ग के बारे में बताएंगे कि मिला या नहीं मिला, वहां मिली या नहीं मिली। कौन जोर से बोलो, नहीं भगाऊंगा यहां से। जब मरूंगा तभी पता चलेगा कि मुझे मिली हो कि नहीं मिली हूरे। जब मरूंगा तभी स्वर्ग के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तो इसी को मना लूं, पहले जिसका वादा था सबके पास। तो सवाल तो तीखे पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल साफगोई के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात जरूर कही आपसे भी, कि आपके बगल में कोई खड़ा रहता है, आप जनता है ना, आपके बगल में भी तो कोई खड़ा रहता है। आप ही के बगल में खड़े होकर आपके साथ बदतमीजी करता है कोई बगल वाला, देखता रहता है, फोटो खींचता रहता है। आजकल तो वो खिलौने बन गए, अब खिलौने बनाते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी किसी की कुछ नहीं है। ऑफकोर्स ये टाइम है कि भ्रष्टाचार पर सवाल पूछें। ऑफकोर्स ये टाइम है कि सरकार हमारे पास कब तक खड़ी रही, कहां खड़ी रही, किन मुद्दों से हटी, किन मुद्दों का सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं ये सवाल इस वक्त 72 हूरों का कतई नहीं है। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि 72 हूरों का वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी 2 सेकंड दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले कांग्रेस का वक्त है, इसके अलावा कि नहीं, फिर बीजेपी। आपने वाकई एक नया, मैं देख रहा हूं कि ये परिवर्तन है,
इस मीडिया में। अरे आपने अभी आंखें खोली, परिवर्तन पहले से था। नहीं, परिवर्तन ये जो 72 हुरो वाली है, अभी 1-2 दिन पहले स्टूडियो में, और अरे हफ्ते भर से वही चल रहा है। किसके स्टूडियो में कहां मारपीट हो रही है अभी देख रहे हैं। ये हाल है मीडिया का। साथी ने ये हाल, एक बार सर मैं एक बात कहूंगा, आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, एक बात ये कहूं कि ये हाल से ये बात समझना बेटा जौनपुर, ये सिर्फ हाल मीडिया का नहीं है, ये तमाम वो सारे लोगों का भी हाल है जिन्होंने बना के ये सब खड़ा किया है। इसमें तुम भी उतने जिम्मेदार हो जितने हम हैं जिम्मेदार। जी, तुमसे अभी हम राजनीति पे बात करें, सुचिता पे बात करें, हमने कौन से जीवन में 2 बड़े काम किए हैं बताएं, हम में से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अभी हमने कहे कि चलो कौन सी चीज देखने आते हैं, कौन कौन चीजें क्या क्या हैं, समझ गए होंगे इशारा, सबके पास हाथ खड़े करने के लिए है। हल्लाबाजी, शोहदी, सब पे हाहाकार है, लेकिन अच्छे मुद्दों पे खड़े होने के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है। ये सच है जनाब आली। सच आपने कहा, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज बड़ा मुद्दा आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया है, मध्य प्रदेश की बात। राजस्थान पे जवाब दीजिए ना। मैं राजस्थान पर भी जवाब दे रहा हूं, वहां एक लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश पर तो सचिन साहब क्या कह रहे हैं? हो रही है कार्रवाई, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। 5 साल बीत गए उसके बाद। नहीं, उन्हीं लोगों पर जो भाजपा के लोग हैं और या कांग्रेस के लोग हों। यहाँ कांग्रेस और भाजपा नहीं। भ्रष्टाचार एक मानसिक भ्रष्टाचार, एक वैचारिक भ्रष्टाचार भी है इस देश में। आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ जिस तरह से इस देश को लूटने का काम बड़े बड़े उद्योगपति आर्थिक आय की असमानता बढ़ा रहे हैं, ये बिना सरकार के साथ पे नहीं हो रहा है। 50% वाली जो भ्रष्टाचार की सरकार थी ना, वो जा चुकी। 40 वाली, अब मध्य प्रदेश 50 वाली है, वो भी जाएगी। और हरियाणा की बात जरा कर लीजिए, यहाँ तो रेट कार्ड खुल्लम खुल्ला है, खुला हुआ है रेट। आराम से रुको भाई, यहाँ पे एक बोलने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं। आज कांग्रेस जिस तरीके की भाषा शैली के साथ बात कर रहे हैं, आज ये भूल गए कि जो कर्नाटका में तो बजरंग बली के नाम से जीतने वाले, इनको ये भूल गए क्या? वहां पे किसी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये राजस्थान में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट हुआ है बताइए मुझे? छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? क्या किया इन्होंने? आज दिखाइए ना आप मुझे। और अगर आप कर रहे हैं तो उसका नाम बताइए। आपका डेवलपमेंट है करप्शन, आपका डेवलपमेंट है कि किस तरीके से। वो राजस्थान, वो छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि गाय वाले पे मुद्दे पे इन्होंने काम किया, तो यूपी वालों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, तो यूपी